परवीन का शौहर फौत हुआ तो औलाद ने उन पर तवज्जो देनी छोड़ दी और बहुएं सारा दिन काम करवाकर रोटी भी मर्जी से देती। तो एक दिन वह इमाम मस्जिद के पास गई और कहने लगी, कोई जकात देने वाला बंदा हो तो मुझे दे दिया करें। इमाम साहब ने उसके हालात देखकर परवीन से निकाह कर लिया। और जब यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई तो बहुओं ने कहा कि अम्मा का मौलवी से चक्कर था और उसी अब्बा को मरवाया था। यह सुनकर बेटों ने परवीन और मौलवी को मारपीट कर मोहल्ले से निकालने लगे कि तभी एक जोरदार चीख। सुबह से शदीद ठंड पड़ रही थी। कोहरे ने चारों जानिब अपना डेरा जमाया हुआ था। सूरज तो कई दिन हुए निकला ही न था। पंजाब की इस शदीद धुंध वाली दोपहर में परवीन कपड़े धो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, हाथों से दुपट्टा थामकर अपने आंसू साफ कर लेती और जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगती। दोनों बहुओं ने शौहर, बच्चों और अपने हफ्ते भर के कपड़े धोने के लिए उसके हाथ में थमा दिए थे। शदीद ठंड की वजह से उसकी नाक और आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। मगर इनकार की जरूरत कैसे थी। उसके शौहर को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में परवीन की हैसियत उस घर में किसी तिनके से भी मामूली हो चुकी थी। जिस वक्त वह कपड़े धोकर हटी, रात की तारीकी चारों जानिब फैलने लगी थी। परवीन के घुटनों में शदीद दर्द हो रहा था। उसे अपने जिस्म में दर्द भी महसूस हो रहा था। शायद मुझे बुखार होने वाला है, परवीन ने सोचा और तार पर आखिरी जोड़ा फैलाकर अंदर चली आई, जहां गर्म कमरे में उसकी दोनों बहुएं मनफी खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थीं। कितनी देर लगा दी अम्मा जान, आपने चले? आप जल्द जल्दी करें, खाना बना दें। गैस तो आ नहीं रही। यहां अंदर लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया तो कमरे में धुआं भर जाएगा। आप बाहर लकड़ियां रखकर चूल्हा जला लें और खाना बना लें। मोहसेन और एसन दोनों ही आने वाले होंगे, बड़ी बहू रजिया ने कहा। तो परवीन उसे देखकर रह गई। बहू, मेरा जिस्म टूट रहा है और मुझे बुखार हो रहा है। मैं दवाई खाकर कुछ देर लेटना चाहती हूं, परवीन ने कमजोर सी आवाज में कहा। मगर रजिया के माथे पर बल पड़ गए। अम्मा, सारा दिन तो पलंग तोड़ती रही हो, शाम में जरा से कपड़े तो धुलवाई हैं। आपसे अब खाना नहीं पका तो अपने बेटों को जानती हो ना, आसमान सर पर उठा लेंगे। मैं लकड़ी वाला चूल्हा नहीं जला सकती। ऐसे में अगर जरा सी मदद कर देंगी तो आपका क्या जाएगा। रजिया ने बात का पतंगन बना लिया था। परवीन बेचारगी से उसे देखती रही। टांगों के साथ अब दोबारा गर्म कमरे से बाहर निकल आई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और हवा मजीद सर्द हो चुकी थी। कपक पाते हाथों से परवीन ने लकड़ी वाले चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग लगाना शुरू कर दी। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था। खांसते हुए वह लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी। जब दरवाजे से मोहसिन अंदर दाखिल हुआ, परवीन को ठंड में चूल्हे के पास बैठे देखकर एक लम्हे के लिए उसके कदम रुके। परवीन ने भी उम्मीद निगाहें उठाकर उसे देखा, मगर मोहसिन चंद लम्हे तक उसे बेता असुर नजरों से देखने के बाद सीधा अंदर कमरे में चला गया। परवीन के लबों से एक ठंडी सांस निकली और उसकी आंखों से एक दफा फिर आंसू बहने लगे। वह जानती थी जो कुछ मोहसिन और उसके दरमियान एक साथ पहले हुआ था, उसके बाद मोहसिन उस पर होने वाले जुल्म व ज्यादती के खिलाफ कभी भी नहीं बोलेगा। मगर फिर भी परवीन को हल्की सी उम्मीद थी कि शायद मोहसिन जाकर अपनी बीवी से कहे कि खाना वह बना ले। थोड़ी देर बाद रजिया कमरे से निकली। अम्मा, अभी तक खाना नहीं पका। मोहसिन ने आते ही शोर मचा दिया है और अब वह कह रहे हैं कि अम्मा से बोलो जरा जल्दी हाथ चला लिया करें। सारा दिन फारिग बैठक थकती नहीं है क्या? रजिया ने मोहसिन की बात बाहर आकर दोहराई तो परवीन का दिल सदमे से छूचूर हो गया। मगर 1 साल पहले वाला मंजर उसकी आंखों के आगे लहराया तो वह खामोश हो गई। रजिया दोबारा कमरे के अंदर जा चुकी थी। बाहर में तपते हुए जिस्म के साथ परवीन ने जैसे तैसे करके रोटी और सालन तैयार किया तो दोनों बहुएं कमरे से निकल आईं। अपने अपने हिस्से का खाना डालकर वह दोनों ही कमरे में चली गई। परवीन नमाज पढ़ने के लिए उठ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने फर्द नमाज अदा करके चूहे के पास आई। सालन की पतीली का ढक्कन हटा हुआ था और बिल्ली उसके अंदर मुंह मार रही थी। परवीन के लबों से बेतियार आवाज निकली। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वह बाहर आई। सख्त भूख लगी है, लेकिन बिल्ली ने सारा सालन खराब कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। परवीन ने बेबसी से आगे बढ़कर पतीले का जायजा लिया। सालन तो मौजूद था, मगर बिल्ली ने उसमें से कुछ खा लिया था। परवीन का दिल न माना कि वह सालन को अब हाथ भी लगाए। खामोशी से उसने पतीला वापस रख दिया।
रोटियों वाले कपड़े में एक ठंडी सी रोटी पड़ी हुई थी। परवीन खामोशी से वह रोटी लेकर अंदर कमरे में आ गई। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों में मग्न थे। बूढ़ी मां को पूछने का ख्याल किसी को न आया था। परवीन की आंखों से आंसू बहते रहे। उसके शौहर की जिंदगी में हालात ऐसे तो न थे, कम ही सही, मगर दोनों बेटे उसका ख्याल रखा करते थे। हाँ, लेकिन 1 साल पहले वाला वाकया होने के बाद मोहसिन ने तो उनसे बाप की जिंदगी में ही बातचीत करना खत्म कर दी थी, और अब तो बाप को मरे हुए 2 महीने गुजर चुके थे। बहुएं और बेटों ने सही मानो हमें उन पर से अपना हाथ उठा लिया था। कुछ ही देर में उन्हें शदीद बुखार हो चुका था। उनका जिस्म दर्द से बुरी तरह टूट रहा था। चारपाई पर बेबसी से दाएं बाएं करवट बदलते वह सर्दी की शिद्दत से कांप रही थी। कई बार उन्होंने सोचा कि उठकर दोनों बेटों में से किसी को बता दें, मगर उनमें उठने की हिम्मत न हुई। यूं ही करवटें बदलते किस वक्त उन पर बेहोशी सी तारी हो गई, उन्हें पता ही न चला। सुबह किसी बर्तन के जोर से जमीन पर फेंके जाने से उनकी आंख खुली। प्रवीण बेगम हड़बड़ाकर उठ बैठी। सारी रात बुखार में तपते रहने की वजह से उनका सर शदीद दर्द कर रहा था। आराम से सो रही है। आप इधर बाहर आपके दोनों बेटों का काम पर जाने का वक्त हो रहा है। जल्दी उठकर नाश्ता बना लें। मेरा छोटा जाग रहा है। आपको पता तो है इस वक्त मैं काम नहीं कर सकती, और आप तो चाहती ही यही है। छोटी बहू सर पर खड़ी उन्हें आंखें निकाल रही थीं। परवीन बेगम के होंठ खुश्क हो रहे थे। उन्होंने उसे बताना चाहा कि उन्हें शदीद बुखार है, लेकिन छोटी बहू आराम से वापस जा चुकी थी। परवीन बेगम गहरा सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। बुखार तो उतरा हुआ था, मगर उन्हें शदीद कमजोरी में महसूस हो रही थी। जैसे तैसे करके वह बाहर आई। मोहसिन और अहसन सहन में फिरते हुए अपनी तैयारी कर रहे थे। प्रवीण बेगम ने जल्दी से कप में चाय निकाली और एक पराठा बनाकर मोहसिन के कमरे में चली आई। वह सामने ही बैठा जूते पहन रहा था। मां को देखते ही उसके चेहरे पर छाया खुशगवार तासुर सर्द मेहरी में बदल गया। परवीन बेगम ने खाना उसके सामने रखा और मोहब्बत से बोली, लो मोहसिन बेटा, नाश्ता कर लो। मोहसिन ने एक फदली निगाह उठाकर मां को देखा और फिर अगले ही लम्हे एक जोरदार हाथ मारकर उसने चाय का कप नीचे गिरा दिया। परवीन बेगम एकदम सहम कर पीछे हटी। रजिया रजिया किधर हो, 1000 बार कहाँ है तुम्हें कि मेरा नाश्ता और खाना तुम लेकर आया करो, लेकिन इसके बावजूद तुम इस औरत को मेरे सामने भेज देती हो। पता तो है कि मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मोहसिन की आवाज में नफरत ही नफरत थी। परवीन बेगम का दिल सदमे से चूर होकर रह गया। रजिया वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर बेजार थी। कितनी बार कहा है अम्मा, नाश्ता बनाकर वहां बाहर रख दिया करें, मैं खुद ही उठा लिया करूंगी। लेकिन आपको तो अच्छा बनने का शौक है। अब देखा बगैर खाए पिए चला गया। न मोहसिन काम पर मिल गया, आपके दिल को सुकून आप तो चाहती ही यही है। रजिया मोहसिन की खाली कुर्सी को देखकर शोर मचाने लगी थी। प्रवीण बेगम की आंखें डबडबा गईं। भला कोई मां भी अपने बेटे को भूखा जाते देखकर खुश हो सकती थी। उनका दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रोने लगे। बुखार दोबारा से उनके वजूद पर कब्जा जमाने लगा था। उनके कदम लड़खड़ा लगे। बड़ी मुश्किल से वह बाहर आई, जहां एहसान नाश्ता करके कमरे से बाहर निकल रहा था। अहसन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे तेज बुखार है, मुझे कोई दवा दे दो। परवीन बेगम ने हिम्मत करके कहा। अहसन हमेशा से ही लापरवाह था। उसने एक नजर इधर उधर डाली और फिर कहा कि अम्मा, अभी तो मेरे काम पर जाने का वक्त हो रहा है और मेरे पास कौन सी कोई दवाई रखी हुई है। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं। यहां फ्रिज के ऊपर पेनाडोल रखी होगी, वह खा लीजिएगा, उससे बुखार उतर जाता है। लापरवाही से कहता हुआ वह अपना सामान उठाकर चला गया। परवीन बेगम जहां की तहां खड़ी रह गई। चूल्हे पर रखी चाय उबल उबल कर आग को बुझा चुकी थी। कड़वा सा धुआं चारों जानिब फैल रहा था। दोनों बहुएं दोबारा से कमरे के अंदर बंद होकर सो चुकी थीं। भला इतनी सख्त सर्दी वाली सुबह में उन्होंने जागा क्या करना था, मगर सोने से पहले रजिया उनके सर पर आकर हुक्मनामा जारी कर गई थी। दवा खा ली तो बुखार उतर जाएगा आपका। उसके बाद सारे बर्तन समेटकर धो के रखिएगा, वरना बिल्ली बर्तनों को नापाक कर देती है। और हां, आज सही से झाड़ू लगाइए, कल भी जगह जगह मट्टी पड़ी हुई थी। प्रवीण बेगम ने खामोशी से उसका हुक्मनामा सुना। फ्रिज के ऊपर रखी हुई पेनाडोल की 2 गोलियां पानी से निकलते हुए परवीन बेगम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कुछ बीमारी और कुछ उन्हें अपने मरहूम शौहर की याद आ रही थी, जिनकी जिंदगी में हालात काफी हद तक बेहतर थे। सर्दी उनके जोड़ों में बैठ रही थी।
जैसे तैसे करके उन्होंने सारे बर्तन धोए और सफाई करके रजिया का काम मुकम्मल किया, लेकिन तब तक वह जाग चुकी थी। परवीन बेगम की आंखें बंद हो रही थीं, मगर रजिया कोई न कोई काम उन्हें थमाई जाती। कोने में बंधी हुई इकलौती गाय का दूध धोने से लेकर घर में खाना बनाने तक के तमाम काम परवीन बेगम से करवाए जाते थे। वह बूढ़ी जान काम करते करते हाँप नहीं लगती, तो जहां लेटती वहीं सो जाती। दोनों बेटे आते तब बहुएं सर पर हाथ मारकर कहती, अम्मा जान को तो सारा दिन मुंह खोलकर सोने के अलावा और काम ही नहीं है। न कोई नमाज पढ़ती है, न अल्लाह अल्लाह करती है। इनकी उम्र की खवातीन तो रात को तहज्जुद भी पढ़ती है, लेकिन एक हमारी सांस है जिन्हें सिर्फ गीबत करने का शौक है। सुन तो नाक चढ़ाने लग जाते। वाक हकीकत थी, उन्होंने कभी अपनी मां को नमाज पढ़ते देखा ही न था। अब उनकी अक्ल में इतनी बात तो आती न थी कि मां तो सारा दिन कामकाज में मसरूफ रहती थी, और वैसे भी इस उम्र की औरत में इतनी ताकत कहाँ थी कि वह 5 वक्त की नमाज के साथ पूरे घर के कामकाज भी कर सके। परवीन बेगम यह सारी बातें सुनती रहती थी, मगर सिवाय दुखी होने के वह और कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे तैसे करके दिन तो वह काट ही लेती थी, लेकिन उनकी अना पर सबसे बड़ी ज़र्ब उस वक्त लगती जब उन्हीं से खाना पकवाकर और उन्हें सबसे आखिर में खाना दिया जाता। आलू गोश्त पकता तो सारी बोटियां निकालकर आखिर में बचे हुए चंद आलू उनकी प्लेट में डालकर रजिया उनके हाथ में थमा देती। कभी बच्चों की बचाई हुई आधी रोटी उनके हाथ पर रखती और ऊपर अचार का टुकड़ा रख देती। अम्मा सालन खत्म हो गया है, बस आज इसी से ही गुजारा कर ले। परवीन खामोश रह जाती। इतना भी न कह सकती थी कि कुछ ही देर पहले तो उन्होंने पतीला भरकर गोश्त का सालन पकाया था। आखिर वह सारा कहाँ गया? जानती ही थी कि रजिया खामोशी से वह सारा सालन डोंगे में उलट कर अपने कमरे में ले जाया करती थी। उस रोज भी ऐसा ही कुछ हुआ। परवीन बेगम पूरे घर के कपड़े धोकर हटी तो रजिया बाहर से गोश्त का शॉपर पकड़े अंदर आ गई। अम्मा, बड़ा गोश्त लाई हूं, जल्दी से इसकी बिरयानी बना दें। मेरी तबीयत का तो आपको पता है ना, गोश्त देखकर मुझे मतली होने लग जाती है, वरना मैं खुद ही बना लेती। रजिया ने इत्मीनान से एहसान उनके सर पर रख दिया। खुद वह 4 माह की हामिया थीं और उसे अच्छी तरह पता था कि मोहसिन को औलाद की कितनी ख्वाहिश है। इसीलिए वह हर वक्त ही अपने हाम होने को हथियार बनाए रखती और सारे काम इत्मीनान से परवीन बेगम के सर पर डाल दिया करती थी। परवीन बेगम ने मोहसिन का नाम सुना तो उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद आज मेरे हाथ की पकी बिरयानी खाकर उसका दिन मेरे लिए नरम हो जाए। मैं खुद उसे बताऊंगी कि मैंने कितनी मोहब्बत से उसके लिए खाना बनाया है। परवीन बेगम ने जल्दी से शॉपर पकड़ा। शदीद थकावट के बावजूद उन्होंने बहुत दिन लगाकर बिरयानी तैयार की। उन्हें भूख भी महसूस हो रही थी। सुबह भी नाश्ते में उन्हें सिर्फ कहवे के साथ रजिया ने 2 पापे ही दिए थे। अभी उन्होंने बिरयानी को दम लगाया ही था कि रजिया अंदर से बाहर निकली। अम्मा, यह मेरी अम्मी के कुछ कपड़े मेरे पास रखे हैं, जरा फटाफट जाकर उन्हें थमा आइए, अभी तो बिरयानी का दम खुलने में वक्त है ना, रजिया ने आराम से कहा। तो परवीन बेगम उसे देखकर रह गई। उनके बूढ़े घुटनों में तो अभी इतनी ताप भी ना थी कि मोहल्ले के बिल्कुल आखिरी सिरे पर वाक उसकी मां के घर पर कपड़े देने जाती, मगर रजिया को इनकार भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने खामोशी से शॉपर पकड़ लिया और चप्पल घसीटते हुए घर से बाहर निकल आई। उनकी कमर थकावट के मारे झुकी जा रही थी। रजिया की मां भी बिल्कुल उसी की तरह बेदन और बदलिहाज थी। उन्होंने परवीन बेगम को चाहे पानी तो दूर बैठने तक का ना कहा। परवीन बेगम को शदीद भूख लग रही थी। रजिया की मां जो जमाने भर की बातें उनसे करना शुरू हुई तो फिर चुप ही ना हुई। थक हार कर परवीन बेगम उठ खड़ी हुई। बहन, मुझे इजाजत दो, मेरा मोहसिन आने वाला होगा, मैंने उसे जाकर खाना भी देना है, प्रवीण बेगम ने कहा। तो रोजिया की मां बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। हाँ, जाओ जाओ भाई, मैं कौन सा तुम्हें यहां बांध कर रख रही हूं। हमें भी बड़ा पता है, जितना कि महसन तुमसे बात करता है वह तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। उसकी ऊंची ऊंची बड़बड़ाहटें परवीन बेगम ने साफ सुन ली थी। उन्हें सदमा सा हुआ, मोहसिन उनसे नफरत करता है। यह बात उनके दिल पर किसी ताज की तरह लगी थी, हर निकल आई। जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए जब वह अपने घर पहुंची, घर में सन्नाटे का रात था। शायद मोहसिन खाना खाकर चला गया। परवीन बेगम ने मायूसी से सोचा और अपना खाना निकालने के लिए पतीले की जाने बढ़ी, लेकिन हैरान रह गई। पतीले के अंदर चावल थे ही नहीं। परवीन बेगम ने घबराकर दाएं बाएं देखा।
शायद उनके हिस्से के चावल कहीं पर रखे हों, मगर पूरा किचन खाली था। कहीं पर भी खाना मौजूद न था। सिर्फ गंदे बर्तन धोने के लिए ढेर की सूरत में जमा थे। परवीन बेगम घबराकर किचन से बाहर निकल आई। सामने ही रजिया खड़ी थी। बेटा, क्या मेरे लिए खाना नहीं बचा? मुझे बहुत भूख लग रही है। परवीन बेगम ने शर्मिंदा होते हुए कहा। तो रजिया, पहले तो चौकी उसे याद आया। थोड़ी ही देर पहले तो पूरे घर ने मजे ले लेकर बड़े गोश्त की बिरयानी खाई थी। उनके तो वहम गुमान में भी ना था कि परवीन के लिए भी खाना बचाकर रखना है। वैसे भी वह सांस को इतनी अहमियत देती कब थी कि उनके लिए कुछ करती, लेकिन यह सब कुछ वो मोहसिन के सामने तो तस्लीम नहीं कर सकती थी। एकदम उसके माथे प्रबल पड़ गए। अम्मा, चूने के पास ही तो आप बैठी थीं। मुझे लगा आपने खाना खा लिया होगा। कितनी लालची है। आप खाया होगा आपने। बस जब देखा कि आज बड़े गोश्त की बिरयानी बनी है तो सोचा 2 दफा खा लेती हूं। हालांकि आपको पता है ना कि बड़ी मुश्किल से घर में खाना पूरा आता है, फिर भी आप हमें दलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आपको पता भी है मेरी हालत ऐसी है, मुझे जरा जरा सी बात पर टेंशन हो जाती है और आप जानबूझकर मुझे परेशान करती हैं ताकि मेरा नुकसान हो जाए और आप इस दफा भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। रजिया ने उल्टा बात घुमाकर उन्हीं पर डाल दी थी। परवीन बेगम हक्का बक्का खड़ी रह गई। नहीं बेटा, मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था। मैंने तो बस खाने का पूछा। उन्होंने कहा। क्यों शोर मचा रखा है? उसने रजिया से पूछा। रजिया गड़बड़ आंसी गई। तुम्हारी अम्मा दूसरी मर्तबा खाने के लिए चावल मांग रही हैं, मगर वह खत्म हो चुके हैं। मैंने बताया तो यह मुझ पर गुस्सा करने लग गई है। रजिया ने अपनी आवाज में आंसुओं का रंग शामिल कर लिया। परवीन बेगम को एक जोरदार झटका लगा, जबकि मोहसिन के चेहरे पर गुस्सा नमूद हो गया था। इससे पहले भी मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन इस बार अगर मेरा कोई नुकसान हुआ तो आपको तो लड़ने और फसाद करने का बहाना चाहिए। बस नफरत से कहता हुआ वह घर से निकलता चला गया। रजिया भी अम्मा की जानिब देखते हुए फातिहा मुस्कुराहट लिए अंदर बढ़ गई, जबकि प्रवीण बेगम का तो यह हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उनकी भूख तो कब की मर गई थी। आंखों से बहते आंसुओं के साथ वह कमरे में आकर बैठ गई, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन्हें फिर भूख लगना शुरू हो गई। वह कभी दाएं करवट बदलती और कभी बाएं। ऐसा कोई पहली दफा ना हुआ था। अक्सर ही उनकी बहुएं खाना देना भूल जाती थीं। दिन बदन वह सूख कर कांटा होती जा रही थी। न चाहते हुए भी उन्होंने इस रोज एक फैसला कर लिया। असर की आजाने हुई तो वह चादर ओढ़कर करीबी मस्जिद में चली आई। वह मजीद अपने दोनों बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इमाम साहब असर की नमाज पढ़ाकर अभी अभी फारिग हुए थे। लोग मस्जिद से रुखसत हो रहे थे जब प्रवीण बेगम खामोशी से उनके सामने जाकर बैठ गई। क्या बात है परवीन, बीवी इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इमाम साहब ने पूछा। वह उन्हें उनके मरहूम शौहर की निस्बत से जानते थे। परवीन की आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने सीधे मुद्दे की बात की और साफ कहा कि इमाम साहब, मैं चाहती हूं कि आप मस्जिद के जकात फंड से मुझे कुछ पैसे दे दिया करें ताकि मैं अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूं। मेरे दोनों बच्चे मुश्किल से कमाते हैं। मैं अपनी रोटी का बोझ उन पर नहीं डालना चाहती। बात मुकम्मल करते ही प्रवीण बेगम की आवाज आंसुओं में भीग गई थी। उनकी आंखों से जो आंसू बहना शुरू हुए तो इमाम साहब बेचारगी से उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें बगैर कहे सुने ही अंदाजा हो गया था कि उनके घर में क्या सूरत हाल चल रही है। वह चंद लम्हे तक तो खामोश बैठे रहे, मगर शायद अल्लाह ने उनके दिल में कोई नेकी डाल दी थी। अगर आप चाहे तो आप मुझसे निकाह कर लें, और वैसे इस्लाम ने बेवा के निकाह को बुरा तो नहीं कहा। आपके दोनों बेटे बालिग और अपने घर बार वाले हैं, उन्हें भला क्या तराज होगा? इमाम साहब ने कहा। परवीन बेगम को एक जोरदार झटका लगा। इमाम साहब की बात सुनकर उनका दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। उन्हें यह बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात लगी। वो बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मगर घर वापसी के तसव्वुर से ही उन्हें याद आ गया कि आज सुबह क्या हुआ था। और यह कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, हर रोज यही होता था। मोहसिन का नफरत भरा रवैया और बहुओं का जालिमा सुलूक, इस सब के बीच में वह बुरी तरह पिस रही थी। ना चाहते हुए भी प्रवीण बेगम ने इमाम साहब की बात तस्लीम कर ली। इमाम साहब उनके फैसले पर बेहद खुश हुए। उनके चंद दोस्त मस्जिद में ही बैठे थे। उन्होंने देर करना मुनासिब न समझा। प्रवीण बेगम का दिल भी जैसे पत्थर का हो गया था। उन्होंने खामोशी से चंद गवाहों की मौजूदगी में इमाम साहिब से निकाह कर ली। या मस्जिद में मदरसा पढ़ने
आए हुए बच्चे बड़े शौक से यह सारा मंजर देख रहे थे। उन्हीं में एक बच्चा परवीन बेगम के पड़ोस में रहता था। जरा सा बड़ा बच्चा था। उसने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देखा तो फौरन अपना सिपारा उठाया और मस्जिद से बाहर निकल गया। तेजी से दौड़ता हुआ वह सीधा पर प्रवीण बेगम के घर जा पहुंचा, जहां मोहसिन और अहसन अपनी दोनों बीवियों के साथ सहन में बैठे। अरे, ये तो पड़ोसियों का बच्चा है, यहां क्या लेने आया है? तो उसने फौरन सारी बात रजिया को बता दी। रजिया समेत सबका मुंह खुल गया। ये क्या बातें कर रहा है? अम्मा ने निकाह कर लिया, वह भी मोहल्ले की इमाम मस्जिद के साथ। अहसन के मुंह से निकला। दोनों बहुओं ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे किए। यह बेहतरीन मौका था दोनों बेटों के दिल से मां की मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, खुले दरवाजे से इमाम साहब अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे परवीन बेगम भी थी। उनके कदम लरज रहे थे, मगर इमाम साहब उन्हें हौसला देकर लाए थे कि वह खुद उनके बेटों से बात कर लेंगे। अरे देखा, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये हमारी सास का कहीं ना कहीं आंख मटक्का जरूर है। अभी अब्बा को मरे हुए 3 महीने नहीं हुए कि उन्हीं के दोस्त के साथ शादी कर ली। अरे, ये तो कोई और ही कहानी लग रही है। ये इमाम मस्जिद तो अब्बा के करीबी भी दोस्त थे। मुझे तो लगता है कि अम्मा ने और उन्होंने मिलकर ही अब्बा को मरवाया होगा। याद नहीं मरते वक्त उनके होंठ कितने नीले हो रहे थे। शायद अम्मा ने उन्हें जहर दिया होगा, रजिया ने ऊंची आवाज में कहा। तो सभी सुनकर हैरान रह गए। मोहसिन के चेहरे पर नफरत ही नफरत फैल गई और परवीन बेगम के कदम भी जैसे जमीन पर गड़क रह गए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोलना चाहा, लेकिन मोहसिन लपक कर आगे बढ़ा। उसने इमाम साहब को एक जोरदार धक्का दिया और आगे बढ़कर परवीन बेगम का बाजू दबोच लिया। बिल्कुल सही नफरत करता था। मैं आपसे जिस रात आपने मेरी बीवी को हलीम बनाने का कहा था और हलीम बनाते हुए उसका हमल जाया हो गया, मैं समझ गया था कि आपने जानबूझकर मेरे बच्चे को कत्ल किया है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा नफरत करता आया। मुझे क्या पता था कि आपने तो मेरे बाप को भी कत्ल किया था। मोहसिन की बात पर परवीन बेगम फूट फूट कर रो दी। वह सिर्फ एक हादसा था। मुझे नहीं पता था कि हलीम बनाने की वजह से रजिया का हमल जाया हो जाएगा। और तुम्हारे बाप को मैंने नहीं मारा अभी। परवीन बेगम ने इतना ही कहा था कि इमाम साहब आगे बढ़े। वह मोहसिन को समझाना चाहते थे। मोहल्ले के लोग भी उनके मकान के आसपास जमा होना शुरू हो गए थे। सभी खुले दरवाजे से झांक झांक कर यह सारा मंजर देख रहे थे। बेटा, अपनी मां से ऐसे बात मत करो, उन्होंने सिर्फ सहारे की खातिर दूसरे शादी की है। इमाम साहब ने कहा तो एहसान लपक कर उनका गरीबा थाम कर बोला, इस सारे खेल में तू भी बराबर का शरीक है। बड़ा इमाम मस्जिद बना फिरता है और इस उम्र में निकाह करता है। तुम दोनों का इलाज तो मैं करता हूं। से बाहर घसीट लगा, जबकि मोहसिन ने मां का बाजू थाम रखा था। दोनों बहुएं मुस्कुराते हुए पीछे पीछे आ रही थीं। परवीन बेगम की मिन्नत समाजत का किसी पर कोई असर नहीं था। मोहल्ले वाले होठों पर हाथ रखकर यह सारा तमाशा देख रहे थे। अहसन और मोहसिन इमाम साहब और परवीन बेगम को घसीटते हुए गलियों में घसीट रहे थे। आज तो इन दोनों गुनाहों की पोटलियां को मोहल्ले से बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। अपनी अय्याशियां कहीं और जाकर करो, यह शरीफों का मोहल्ला है। मोहसिन ये बेहुदा अल्फाज बकता जा रहा था। शायद वह ना रुकता कि अचानक उसके कानों में सिन और ससर ने बेइख्तियार पलट कर देखा और मोहसिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। रजिया, जो 4 माह की हामिया थी, उसे रोड पर एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी थी। शायद वह तमाशा देखने के लिए उनके पीछे पीछे चलती आ रही थी। यह चीख उसकी थी। गाड़ी टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी, जबकि कुचली हुई हालत में रजिया सड़क पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी एक जोरदार चीख के हलक से भी निकली। सड़क पर सिर्फ रजिया नहीं पड़ी थी, बल्कि रजिया के साथ एहसन का छोटा बेटा भी था, जो शायद अपनी चाची के साथ उनके पीछे पीछे आ रहा था। वह भी शदीद जख्मी हालत में पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। परवीन बेगम और इमाम साहिब तो उन दोनों को भूल गए। पागलों की तरह दौड़ते हुए वह रजिया और बच्चे के पास आए, मगर मोहसिन के आने से पहले ही रजिया दम तोड़ चुकी थी। अहसन अपने बच्चे को हाथों में उठाए पागलों की तरह अस्पताल की जानिब दौड़ रहा था। अहसन का बेटा भी चल बसा। जहां थोड़ी देर पहले परवीन बेगम के साथ जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म था, अब वह खुद सीना पीटते हुए खुदा से रहम की भीख मांग रहे थे
मगर खुदा ऐसे लोगों पर रहम नहीं करता जो दूसरों के मामले में खुद फिरौन बन जाए।